हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू द चैनल। आज हम करने जा रहे हैं टाइम सीरीज़, जो कि आपका चैप्टर नंबर 15 है बुक के अंदर। ठीक है, देखिए ये जो आपका चैप्टर है टाइम सीरीज़, इसके अंदर अगर हम इन दोनों टर्म्स को जो है ब्रेक ऑफ करें, टाइम एंड सीरीज़, तो इसमें आपको पता चलेगा कि यहाँ पर कुछ टाइम बाउंड सीरीज़ को हम मेजर करने वाले हैं, यानी कि हम टाइम बाउंड सीरीज़ को कैलकुलेट करने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको कुछ जो है टाइम से रिलेटेड एक सीरीज़ को कैलकुलेट करना है कि क्या हो सकती है। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारे इस चैप्टर के अंदर जो मेजरमेंट है, जो कैलकुलेशन है, उसको करने के लिए लगभग 2 मेथड दिए गए हैं। पहला मेथड है आपका मेथड ऑफ मूविंग एवरेजेस, ठीक है, और दूसरा मेथड है आपका मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स। मेथड ऑफ मूविंग एवरेजेस आपका कुछ इस तरीके से दिखता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 years मूविंग एवरेजेस करके कुछ दिया हुआ है। तो ये एक्चुअली आपका है मेथड्स ऑफ मूविंग एवरेजेस। इसके अंदर आप ऑन एन एवरेज कैसे मूवमेंट हो रही है प्रोडक्शन की, कमोडिटीज़ की, वो आप जो है सीखते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर आपको एक टेबल दे रखा है। उसके अंदर पहले कॉलम में टाइम पीरियड, दूसरे में वैल्यू, तीसरे में 3 year मूविंग टोटल और चौथे में 3 years मूविंग एवरेज, ऐसे दे रखा है। बट स्टूडेंट्स, ये जो मेथड है वो बहुत ही ज़्यादा इजी है, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, अगर हम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये मेथड आपको नहीं आता, क्योंकि ये मेथड जो है इसके अंदर लगभग एक नहीं 2 टाइप्स दे रखी हैं। ये देखिए 4 ईयरली मूविंग एवरेज भी दे रखा है, और एक जो मैंने आपको पहले दिखाया था 3 ईयरली मूविंग एवरेज, वो भी दे रखा है। और इसके अंदर एवरेज निकालना आप जैसे जैसे साल बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे कॉम्प्लेक्स होता चला जाएगा। तो क्योंकि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम सोचें तो एग्ज़ाम के अंदर हमारे पास पहली बात इतना टाइम नहीं होता कि हम इतना कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन करें, और दूसरी बात ये क्वेश्चन क्योंकि एग्ज़ाम में पूछा भी नहीं जाता 90%, यहाँ पर 90 क्या 99% मैं कह सकती हूँ आपके एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो इसलिए हम बजाय इस जो है मेथड पे कंसंट्रेट करने के, अपना जो दूसरा मेथड है लीस्ट स्क्वायर मेथड, उसी के ऊपर कंसंट्रेट करेंगे। तो इसीलिए मैं आपको सिर्फ अभी लीस्ट स्क्वायर मेथड ही करवाने जा रही हूँ। ये जो मूविंग एवरेजेस वाला मेथड है उसको हम छोड़ देते हैं। बट स्टिल अगर आप चाहते हैं कि मैं इस मेथड को भी करवाऊँ तो आप मुझे बता सकते हैं। बट फ़िलहाल के लिए लेट्स मूव ऑन टू दी लीस्ट स्क्वायर मेथड। तो पहले तो हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। This is the most widely used method that provides us with a conventional mathematical device for obtaining the trend value. ठीक है, तो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि ये सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला मेथड है, जो कि आपको एक जो है मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने के लिए डिवाइस प्रोवाइड करता है, ताकि आप ट्रेंड वैल्यूज़ को पा सकें। अब ये ट्रेंड वैल्यूज़ क्या होता है? ट्रेंड वैल्यूज़ में आपको अगर समझाऊँ तो सपोज़ कीजिए आपने एक स्मॉल बिज़नेस शुरू किया है। ठीक है, पापड़ बनाने का या फिर अचार बनाने का। सपोज़ करते हैं पापड़ बनाने का आपने बिज़नेस शुरू किया है। ठीक है, और बहुत ही लो स्केल पे शुरू किया है आपने। आप अपने नेबरहुड के अंदर ही पे पापड़ बना के उसको बेच रहे हो। आज आपने जो है शुरुआत करी है बिज़नेस की, बट आज तो ऑफ कोर्स आपकी सेल्स नहीं होगी, लेकिन पापड़ बनाते बनाते आपको 1 महीना हो गया है, और 1 महीने बाद ऑफ कोर्स आपकी जो बिज़नेस है वो ग्रो करेगा अगर आपके पास अच्छे प्रमोशनल स्किल्स है, अच्छे सेल्स टैक्टिक्स है उस सिचुएशन के अंदर। तो सपोज़ करते हैं आपका बिज़नेस ग्रो कर रहा है, 1 महीने के बाद में आप जो है काफ़ी सारे कस्टमर्स को जो है ऑब्टेन करने में, काफ़ी सारे कस्टमर्स बनाने में जो है सक्सेसफुल हो जाते हैं। अब जब आपका बिज़नेस चल चुका है तो उस सिचुएशन में आप ये देखती हैं कि आज के दिन मेरी कितनी सेल्स हुई है। ठीक है, सपोज़ कीजिए आपके 400 पैकेट जो है पापड़ के आज के दिन बिके हैं। तो अब आप डिसाइड करती हैं कि कल के लिए मैं 400 पैकेट से थोड़े से ज़्यादा पैकेट्स बनाऊंगी पापड़ के, क्योंकि आप जानती हैं कि ऑन एन एवरेज आपकी जो है सेल्स 400 और 400 से थोड़ा सा कम ही हो रही है पैकेट्स की। तो आप क्या करती हैं कि आप 400 से थोड़ा सा ज़्यादा ही बनाती हैं जो पापड़ के पैकेट्स है वो। अब ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि कोई भी
प्रोड्यूसर जो है वो ये अपॉर्चुनिटी नहीं छोड़ना चाहता कि अगर कल को ये जो 400 पैकेट्स लेने वाले कस्टमर्स हैं उन्होंने अपने और किसी रिश्तेदार के लिए या और किसी पड़ोसी को बताया कि इसके पापड़ अच्छे होते हैं, तो वहाँ पर आपके एक एडिशनल सेल्स का स्कोप बन जाता है। ठीक है, यानी कि अब आपके 400 से भी ज़्यादा पापड़ बिक सकते हैं, क्योंकि पिछले 1 महीने से आपकी ग्रोथ हो रही है, आपका बिजनेस एक्सपैंड हो रहा है, तो ऑफकोर्स आपके पास अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है कि आपके और भी ज़्यादा जो है नंबर ऑफ़ यूनिट्स बिक सकें। ठीक है, तो वो आप अपॉर्चुनिटी खोना नहीं चाहते हैं। लेकिन दूसरी चीज़ ये भी है कि आप ओवर प्रोड्यूस भी नहीं करना चाहते, आप ऐसा भी नहीं चाहते कि आप सीधा 450 या 500 यूनिट्स बना दें और उसके बाद में आपके जो पापड़ है वो ख़राब हो जाए, उतनी उसकी एक्सेप्टेबिलिटी ना हो। ठीक है, तो देखिए एकदम में पापड़ तो ख़राब नहीं होगा, लेकिन अगर आप जो है रोज़ ही लगभग 50-100 यूनिट ज़्यादा बना रही हैं, तो उस सिचुएशन में जो है ऑफ कोर्स आपको नुकसान होने के चांसेस हैं। अब ये तो स्मॉल बिज़नेस की बात है, लेकिन जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ होती हैं वो ये देखते हैं कि हमने पिछले 6 महीने में कितनी सेल्स करी है, हमने पिछले 1 साल में कितनी सेल्स करी है, ताकि उन्हीं सेल्स के बेसिस पे वो अपनी नंबर ऑफ़ यूनिट्स को प्रोड्यूस कर सके और जो है जो आने वाली अपॉर्चुनिटीज़ है उनको भी ना खोए, और ऊपर से अगर वो ओवर प्रोड्यूस कर देती हैं तो इन्वेंट्री का खर्चा भी उनको ना पड़े। ठीक है, अगर ओवर प्रोड्यूस कर देते हैं तो ऑफ कोर्स जो आपका ओवर प्रोड्यूस सामान है जो कि कस्टमर ने नहीं ख़रीदा है वो आपका वापस आ जाएगा रिटेलर्स के द्वारा, और वो आपको वापस भेजेंगे तो पहली बात वापस से आने का उसका खर्चा आपके ऊपर होगा। दूसरी बात, वो कमोडिटीज़ आपकी इन्वेंट्री यानी कि आपके स्टोरेज में पड़ी रह जाएंगी, जिसकी वजह से आपको उनको मेंटेन करके रखने का भी खर्चा होगा, आपको उनकी जो है सफाई वगैरह करवानी होगी, उनको बिल्कुल नए पैक में रखना होगा ताकि वो कल को बेची जा सके जब उनकी डिमांड आए। ठीक है, और तीसरी चीज़ ये हो जाएगी कि अगर बल्क में आपके पास कमोडिटीज़ वापस आ रही है तो उस सिचुएशन में उनका ब्रेक ऑफ होने का बहुत ही ज़्यादा चांस होता है। तो इसीलिए यहाँ पर जो है ट्रेंड वैल्यू बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है समझ जाना कि आपको एक्चुअल में कितनी नंबर ऑफ़ यूनिट्स प्रोड्यूस करनी चाहिए फ्यूचर में। तो अगर मैं मोटा माटी बताऊँ तो आप अपनी फ्यूचर सेल्स का एक एस्टिमेट लेने के लिए काम करते हैं कि आपको फ्यूचर में कितनी कमोडिटीज़ बनानी है ताकि वो सेल हो सके। ठीक है, और आप एक मुनाफा उसके अंदर से कमा सकें। तो आई होप अब आपको समझ आ गया होगा कि हम यहाँ पर ट्रेंड वैल्यूज़ को क्यों फाइंड आउट करते हैं। और यहाँ पर ऑफ कोर्स टाइम की बात होती है, क्योंकि हम फ्यूचर के एस्टिमेट्स ले रहे हैं यहाँ पर, वो भी प्रेजेंट के बेसिस पे। आज हमारी जितनी भी सेल्स हुई है उसके बेसिस पे, या फिर पास्ट में हमारी पास्ट 6 मंथ्स में या पास्ट 1 ईयर में हमारी जितनी भी सेल्स हुई है उसके बेसिस पे हम अपने फ्यूचर में जितने भी कमोडिटीज़ हमें बनाने हैं बस उसका एस्टिमेट ले रहे हैं। तो यहाँ पर टाइम भी इन्वॉल्व है, इसीलिए इसको टाइम सीरीज़ कहा गया है। ठीक है, दिस मेथड कैन बी यूज टू फिट अ स्ट्रेट लाइन ट्रेंड। देखिए यहाँ पर बता रहे हैं कि ये मेथड जो है एक स्ट्रेट लाइन ट्रेंड को जो है फिक्स करने में, फिट करने में जो है यूज़ किया जाता है। अब ये स्ट्रेट लाइन ट्रेंड क्या है? देखिए जो स्ट्रेट लाइन ट्रेंड है ये एक स्टेप है आपके जो है एस्टिमेशंस या ट्रेंड वैल्यू को निकालने में। तो ये जो मेथड है वो लगभग 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। हम इसे पार्ट्स में करेंगे ताकि और भी ज़्यादा अच्छे से हम इसे समझ सकें। तो इसमें सबसे पहला पार्ट है फिटिंग अ स्ट्रेट लाइन ट्रेंड। ये वही स्ट्रेट लाइन ट्रेंड है जिसके बारे में ऊपर हमने बात करी थी, टू फिट अ स्ट्रेट लाइन ट्रेंड। ठीक है, तो ये वही स्ट्रेट लाइन ट्रेंड है। अब इसके अंदर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है आगे, अ स्ट्रेट लाइन इक्वेशन इज। तो अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं स्ट्रेट लाइन ट्रेंड की, उसके नीचे ही हम बात कर रहे हैं स्ट्रेट लाइन इक्वेशन की। तो इससे आप समझ गए होंगे कि स्ट्रेट लाइन ट्रेंड बेसिकली एक इक्वेशन है जिसको हम फॉलो करते हैं ताकि हम अपने फ्यूचर एस्टिमेट्स निकाल सकें। ठीक है, अब ये जो इक्वेशन है इसके अंदर लिखा है y टू द बेस c इज इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स। तो ये आपकी बेसिकली इक्वेशन है जिसके अंदर y टू द बेस c है कैलकुलेटेड और एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ ट्रेंड। ठीक है, जो कि हमको एक्चुअली कैलकुलेट करनी है वो चीज़। x है यहाँ पर द डेविएशन इन सम कन्वेंशनल टाइम पीरियड। मैंने क्लास में कई बार बताया हुआ है कि जब भी आपको ये वर्ड आता है डेविएशन, तो इसका मतलब होता है यहाँ पर किसी चीज़ को सब्ट्रैक्ट किया गया है किसी चीज़ के साथ में। देखिए मैं यहाँ साइड में लिख देती हूँ, जैसे कि हम करते थे x माइनस
डेविएशन में अब जिससे भी आपने यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना है वो चीज़ लिखनी है। जब हम अज्यूम्ड मीन मेथड को यूज़ करते थे तो हम करते थे x माइनस ए, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या हो रहा है, अज्यूम जो है मीन है हमारा a, तो उसके साथ में हम जो है इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। जब हम डेविएशन करते समय रिस्पेक्टिव मीन्स के साथ में x वेरिएबल को सब्ट्रैक्ट करते थे तो उस सिचुएशन में हम डेविएशन ऐसे लिखते थे x माइनस मीन, क्योंकि x का मीन जो है वो x बार ही हो सकता है, तो इस वजह से हमने यहाँ पर x बार लिख दिया, ठीक है। तो ये डेविएशन का मतलब होता है जब आप किसी दो चीज़ों को सब्ट्रैक्ट करें। तो यानी कि यहाँ पर कोई दो चीज़ें आपस में सब्ट्रैक्ट होंगी तो वो क्या होंगी, द डेविएशन इन सम कन्वेंशनल टाइम पीरियड। तो यहाँ पर कोई एक दो टाइम पीरियड होंगे, कोई एक 2 साल होंगे जिनको आपने आपस में सब्ट्रैक्ट करना है ताकि आपको इस इक्वेशन का x मिल सके। और बाकी तीसरी चीज़ है आपकी a एंड b, दे आर कॉन्स्टेंट्स, ठीक है। तो ये a एंड b आपके कॉन्स्टेंट नंबर होंगे। तो आपको यहाँ तक तो आई थिंक समझ आ गया होगा किस तरीके से आपने इस इक्वेशन को यूज़ करना है। आगे जब हम क्वेश्चन करेंगे तो और ज़्यादा एक्सप्लेन हो जाएगा। अब आते हैं सेकंड पार्ट पे। सो पार्ट नंबर 2 जो है आपका वो है, नाउ वी विल प्रिपेयर और डेटा इन टैबुलर फॉर्म। अब जैसे हर एक क्वेश्चन में स्टार्ट के होता है कुछ टैबुलर प्रेजेंटेशन आपने करनी होती है डेटा, ताकि आप उसमें फर्दर कैलकुलेशंस कर सकें। तो अब वो कैलकुलेशन कौन कौन सी होगी, देखिए सबसे पहले तो हम उन कंटेंट्स के ऊपर ध्यान देंगे जो आपको क्वेश्चन में गिवन हो। क्वेश्चन आपको अभी हम आगे दिखाएंगे कि किस फॉर्म में दिया होगा, बट यहाँ पर आप अभी देख लीजिए कि आपको टैबुलर रिप्रेजेंटेशन कैसे करनी है। सबसे पहले आपने हेडिंग में डालना है टी, टी स्टैंड्स फॉर ईयर्स। अब ईयर्स क्या होते हैं, ईयर एक्चुअली एक टाइम पीरियड है, तो ऑफ कोर्स यहाँ पर हम उसको टी से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये पहला आपका कॉलम हो जाएगा और ये एक गिवन जो है कंटेंट है जो आपको डेटा में ऑलरेडी दिया गया होगा। वाई यानी कि प्रोडक्शन। अब ये जो वाई है, जो प्रोडक्शन है, वो भी आपको गिवन होगी और उसके बाद है आपका डेविएशन ऑफ एक्स फ्रॉम ओरिजिन। ये चीज़ आपके लिए कैलकुलेट करने वाली होगी, डेविएशन ऑफ एक्स फ्रॉम ओरिजिन। अब ये डेविएशन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हम आगे देखेंगे, लेकिन आप यहाँ देख सकते हैं मैंने यहाँ y के बॉटम पे सिग्मा y लिखा है और x के बॉटम पे सिग्मा x लिखा है। इन दोनों का ही सम टोटल हमें कैलकुलेट करना ज़रूरी है क्योंकि ये आगे हमारे कैलकुलेशंस में काम आएंगे। तो अभी आप फ़िलहाल के लिए समझ लीजिए कि हमें 3 कॉलम तो बनाने ही बनाने हैं, जिसमें पहला कॉलम आपका गिवन होगा ईयर्स का, दूसरा प्रोडक्शन का और तीसरा डेविएशन का। अब ये डेविएशन हमें कैलकुलेट करना सीखना है आगे। अब आगे देखते हैं, इन दिस मेथड सिग्मा एक्स शुड ऑलवेज बी ज़ीरो। इसमें कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो डेविएशन हमने कैलकुलेट करी थी ना, जब हम इसका सम टोटल करें तो ये हमेशा ही हमारे पास ज़ीरो आना चाहिए, ठीक है। तो अब ऐसा क्यों है, वाई, व्हाट इज़ द रीज़न, इसके बारे में भी हम आगे देखते हैं। देखिए हमने पीछे बात करी थी सिग्मा एक्स शुड बी ज़ीरो, तो यहाँ पर आपको रीज़न मिलेगा कि सिग्मा एक्स ज़ीरो क्यों होना चाहिए। यहाँ स्टेटमेंट देखिए, इफ़ सिग्मा एक्स इज इक्वल्स टू ज़ीरो द वैल्यू ऑफ ए एंड बी कैन बी ऑब्टेन्ड। इसका मतलब ये है कि जो हमारी स्ट्रेट लाइन ट्रेंड थी, जो हमारी स्ट्रेट लाइन जो है मेथड को यूज़ करते समय हमने इक्वेशन यूज़ कर रहे थे, उसमें इक्वेशन में लिखा था वाई सी इज़ इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स, और इस इक्वेशन के अंदर ही हम ए की, बी की और एक्स की वैल्यूज़ को पुट करने के बाद में ही अपनी एस्टिमेटेड वैल्यूज़ को निकाल सकते हैं। तो अगर हमें एस्टिमेटेड वैल्यूज़ निकालनी है तो ऑफ कोर्स हमें ए और बी दोनों को कैलकुलेट करना ज़रूरी है, और ए और बी तभी कैलकुलेट हो सकते हैं जब आपका सिग्मा एक्स जो है ज़ीरो हो, ठीक है। क्योंकि ए एंड बी कांस्टेंट है तो इसलिए सिग्मा एक्स को ज़ीरो होना कंपलसरी है। तो अब हम, क्योंकि सिग्मा एक्स ज़ीरो हो तो ए एंड बी को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब वो कैसे, यहाँ पर आपको दो फार्मूलाज दिख रहे होंगे, ए इज़ इक्वल्स टू सिग्मा वाई अपॉन ए, ठीक है, ये एन लिखा हुआ है। ए इज़ इक्वल्स टू सिग्मा वाई अपॉन एन, बी इज़ इक्वल्स टू सिग्मा एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स स्क्वायर। अब अगर हम दोबारा से पीछे जाते हैं क्वेश्चन के अंदर तो हम देख सकते हैं यहाँ पर हमारे को y गिवन है और x हमने जो है कैलकुलेट कर लिया था। तो
तो यहाँ पर आपको बोला गया है कि ए निकालने के लिए आपको सिग्मा वाई अपॉन एन और बी निकालने के लिए आपको सिग्मा एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स स्क्वायर चाहिए। तो इसका मतलब हमें समझ आ गया कि यहाँ पर हमें y का सम टोटल करना है। जैसा मैंने आपको पहले बताया था, सिग्मा y आपको निकालना होगा क्योंकि वो आगे काम आएगा। और अब आपको निकालना है एक्स स्क्वायर, ठीक है, यानी कि एक और कॉलम बनेगा आपका एक्स स्क्वायर का और एक और कॉलम बनेगा आपका एक्स वाई का, ठीक है। तो यानी कि आपके इन टोटल 1 2 3 4 5 5 कॉलम बनेंगे किसी भी क्वेश्चन को जो स्ट्रेट लाइन ट्रेंड मेथड है या फिर ली स्क्वायर मेथड है उसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो ये 5 कॉलम आपको बनाने ज़रूरी है ताकि आप ए एंड बी को भी कैलकुलेट कर सकें। तो आप जब इन वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर लेंगे तो आप ए और बी के फॉर्मूला में इसको पुट कर दें और उसके बाद में आपको आपका ए और बी मिल जाएगा। और जब हमें हमारा ए और बी मिल जाएगा तो उस सिचुएशन में हम ये जो हमारी स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है इसके अंदर ए एंड बी की जो वैल्यूज़ है उसको फिल कर देंगे, उसको पुट कर देंगे। तो हमारी जो इक्वेशन है वो कुछ इस तरीके की हो जाएगी। यहाँ पर एक कांस्टेंट नंबर आ जाएगा ए की जगह और यहाँ पर भी एक कांस्टेंट नंबर आ जाएगा बी की जगह। एक्स एज इट इज़ आपका रहेगा क्योंकि आपने अभी तक एक्स को फाइंड आउट नहीं किया है। तो यहाँ आपका कंप्लीट होता है पार्ट 2। अब आगे आते हैं, देखते हैं पार्ट 3। पार्ट 3 के अंदर अब हमें फाइनल काम करना है। अब हमें फाइनल जो है अपनी एस्टिमेटेड प्रोडक्शन है ईयर की उसको कैलकुलेट करना है विद द हेल्प ऑफ डेविएशन, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ डेविएशन। डेविएशन मैंने आपको बताया कि जब हम किसी चीज़ को किसी चीज़ से सब्ट्रैक्ट करते हैं उसको डेविएशन कहते हैं, क्योंकि डेविएशन का मतलब है आप कैलकुलेट कर रहे हो किसी भी चीज़ का जो है डिस्टेंस, किन्हीं दो चीज़ों के बीच का डिस्टेंस, ठीक है। अब यहाँ हम एग्जाम्पल लेके आपको जो है एक्सप्लेन करेंगे थोड़ा सा कि आपने कैसे कैलकुलेट करना है एक्स को। अब यहाँ आपने देखा ही था कि आपके पास पूरी इक्वेशन आ गई है, वाई सी इज़ इक्वल्स टू ए की वैल्यू आ गई है प्लस बी की वैल्यू आ गई है, बस एक्स रह गया। तो एक्स को कैलकुलेट करने के लिए सपोज़ कीजिए कि आपने आपका ईयर ऑफ ओरिजिन लिया है 1995। देखिए ये ईयर ऑफ ओरिजिन वही सेम ईयर है जो आपको यहाँ पर यूज़ करना है एक्स को कैलकुलेट करते समय, ठीक है। ये जो डेविएशन ऑफ एक्स फ्रॉम ओरिजिन, तो ये जो ओरिजिन ईयर है ना, तो वो वही वाला ईयर होगा जो आप अभी पीछे देख रहे हैं। तो हमने उस एग्जांपल में लिया है आपका ईयर ऑफ ओरिजिन 1995 और जो आपका ईयर ऑफ एस्टिमेशन है जिसके आपने प्रोडक्शन को एस्टिमेट करनी है वो है 1998। तो आपको एक्स को कैलकुलेट करने के लिए सिंपल सी चीज़ करनी है, 1998 को माइनस कर देना है 1995 से। तो ये आपको एक्चुअली 3 देगा, ठीक है, क्योंकि 98 को 95 से जो है सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ऑफकोर्स आपके पास में 3 आ जाएगा। सो दिस 3 इज़ बेसिकली द एक्स और इस एक्स को हम इस इक्वेशन के अंदर फर्दर पुट कर देंगे। अब आपके पास ए भी है, बी भी है, एक्स भी है, तो आपको आपका एस्टिमेटेड सेल्स मिल जाएगा। तो इस तरीके से हमें कोई भी क्वेश्चन जो है कंप्लीट करना है और किसी भी क्वेश्चन में हम ट्रेंड वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं इसी मेथड को यूज़ करते हुए, ठीक है। तो आगे लिखा है पुट दिस एक्स इन इक्वेशन ऑब्टेन्ड इन पार्ट 2 और फिर आपका ये जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब हम जल्दी से एक एग्जांपल करके देखते हैं ताकि हमें समझ आ जाए कि किस तरीके से हमने यहाँ पर जो है ट्रेंड वैल्यू को कैलकुलेट करना है। अब देखिए यहाँ पर आपको क्वेश्चन गिवन है फिट अ स्ट्रेट लाइन ट्रेंड बाय लीस्ट स्क्वायर मेथड। तो यहाँ पर आपको बताया है कि आपको स्ट्रेट लाइन ट्रेंड का यूज़ करना है, आपको स्ट्रेट लाइन ट्रेंड निकालनी है और वो भी लीस्ट स्क्वायर मेथड को यूज़ करते हुए। शुरुआत में मैंने बताया था कि आपके पास दो मेथड्स है, मूविंग एवरेज वाला और ये दूसरा है आपका लीस्ट स्क्वायर वाला। तो आपको लीस्ट स्क्वायर वाला ही पूछा जाएगा पेपर के अंदर। अब इसमें आपको कुछ ईयर्स दे रखे हैं और उसके साथ प्रोडक्शन दे रखी है। ईयर आपको मैंने बताया था कि टी होता है और प्रोडक्शन जो है वो होती है आपकी वाई। तो इसको ब्रैकेट में ऑलरेडी मैंने मेंशन कर दिया ताकि आपको फिर से याद आ जाए। तो आपके पास टी गिवन है, वाई गिवन है। अब आगे देखते हैं क्या पूछ रहे हैं। स्पेसिफाई द ईयर ऑफ ओरिजिन, ऑल्सो एस्टिमेट द प्रोडक्शन फॉर द ईयर 1998 एंड 2000। तो यानी कि यहाँ पर आपको जो एस्टिमेटेड वैल्यूज़ है या ट्रेंड वैल्यूज़ है वो आपको कौन सी निकालनी है, 1998 की और 2000 की।
तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को, ताकि आपको और समझ आ सके कि आपने किस तरीके से क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है। सबसे पहले हम कॉलम्स बना लेंगे। तो ये क्वेश्चन हमने जो है टैबुलर फॉर्म में लिख लिया है। हम इसके बीच में लाइन खींच देते हैं ताकि इसे सेपरेट कर सकें। तो अब ये क्वेश्चन टैबुलर फॉर्म में बनाने के बाद में हम देख रहे हैं कि हमारे पास में जो है अभी डेविएशन कैलकुलेट करना बाकी है। तो देखिए, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जो आपका सिग्मा एक्स है वो हमेशा ज़ीरो आना चाहिए। तो क्योंकि हमारे को इसको ज़ीरो ही लाना है तो ऑफकोर्स हम इसको पहले ही ज़ीरो लिख सकते हैं, क्योंकि बाय हुक और बाय क्रुक हमारे को यहाँ पर ये जो सिग्मा एक्स है वो ज़ीरो ही लाना है, ताकि हम ए और बी के वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर सकें। ठीक है, तो अब हम ये देख रहे हैं कि यहाँ जो डेविएशन है वो हमें एक्चुअली नंबर ऑफ़ ईयर्स में से लेनी है, यानी टी में से लेनी है। तो इसका मतलब ये है कि हमें इनमें कुछ ऐसी मैनिपुलेशंस करनी है कि हमारा जो सिग्मा एक्स है वो ज़ीरो आ जाए। तो इसके लिए सबसे सिंपल तरीका मैं आपको बताती हूँ। आप सबसे पहले देखिए कि कितने नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस यहाँ पर गिवन है। यहाँ पर 5 नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस गिवन है, जो कि एक ऑड नंबर है। ठीक है, तो ऑड नंबर है तो ये हमारा काम बहुत आसान कर देता है। मिडल मोस्ट आपकी जो ऑब्जर्वेशन है आप उसको लीजिए और उसको आप जो है यहाँ पर डेविएशन में इस्तेमाल करिए एज योर ओरिजिन ईयर। तो यहाँ लिख लीजिए छोटा सा आपका ईयर ऑफ ओरिजिन इज़ 1995। ठीक है, ये आपकी स्टेटमेंट आप बना दीजिएगा छोटा सा, यहाँ पर प्रॉपरली लिख लीजिएगा नोट के टाइप में। ठीक है, बट मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पर टेबल के साथ ही लिख दिया है ईयर ऑफ ओरिजिन इज़ 1995। तो इसका मतलब यहाँ पर हम x को कैलकुलेट करने के लिए हर एक t की वैल्यू, जैसे t ये रहा 1991, 93, 95, 97, 99, हर एक t की वैल्यू को हम 1995 से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो अगर हम 1991 को 5 से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास आता है -4, 93 को 95 से सब्ट्रैक्ट करते हैं -2, 1995 को 1995 से सब्ट्रैक्ट करते हैं 0, 97 को 95 से 2, 99 को 95 से तो 4। अब आप देख सकते हैं आपके पास सिग्मा एक्स जो है 0 ऑलरेडी आ चुका है। अब आगे हमें क्या फाइंड आउट करना है। देखिए, अभी आप इन कॉलम्स को छोड़ दीजिए, आगे का स्टेप हम नीचे लिखते हैं। ठीक है, तो यानी कि मेरा कहने का मतलब है कि जब आप ये टैबुलर प्रेजेंटेशन करें तो आपको आगे भी गैप छोड़ना है, क्योंकि आपको आगे भी कैलकुलेशंस करनी है। ठीक है, इस टेबल के अंदर। तो अब आप आगे लिखिए द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन ट्रेंड इज़। तो आपको इक्वेशन पता है कैसे लिखते हैं, वाई सी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स। अब क्योंकि यहाँ पर सिग्मा एक्स 0 है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं सिंस सिग्मा एक्स इज इक्वल्स टू 0 द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी कैन बी obtained as follows। तो आपको हर एक क्वेश्चन के अंदर ये लिखना कंपलसरी है, ये दोनों ही चीज़ें आपको लिखनी है। ये भी लिखना है द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन ट्रेंड इज दिस, क्योंकि अगर आप इक्वेशन नहीं देंगे तो आपको यहाँ पे पार्ट 1 पूरा नहीं होगा। आपके पार्ट 1 में मैंने बताया था आपको इक्वेशन यहाँ पर लिखनी है, और पार्ट 2 को बिगिन करने के लिए आपको क्या करना है यहाँ पर कि ए एंड बी की जो वैल्यूज़ हैं उनको फाइंड आउट करना है, जिसके लिए आपको ये बताना पहले ज़रूरी है कि सिग्मा एक्स जो है आपका 0 है, तो आप ए एंड बी की वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब ए की वैल्यूज़ के लिए आप यूज़ करते थे सिग्मा वाई अपॉन एन, बी की वैल्यू के लिए आप यूज़ करते थे सिग्मा एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो आप एक बार इन फॉर्मूलाज़ को अच्छे से देख लीजिए, उसके बाद आपकी जो टैबुलर प्रेजेंटेशन है उस पर जाते हैं। आपके पास में यहाँ पर x है, यहाँ पर y है। ठीक है, तो यहाँ पर आप अगर ये y का सम टोटल कर लेते हैं तो आपके पास सिग्मा y आ जाएगा, और जो है आपके एक्स स्क्वायर की ज़रूरत है आपको इसके अलावा, और एक्स वाई की ज़रूरत है। तो यहाँ पर हम कैलकुलेट करते हैं एक्स स्क्वायर और एक्स वाई। तो यहाँ पर सिग्मा वाई हमारा आ गया 105, एक्स वाई का सम टोटल आ गया 4,
एंड एक्स स्क्वायर का 40, सिग्मा एक्स स्क्वायर इज़ 40। ठीक है, तो अब इन सभी वैल्यूएशंस को हम जो है पुट कर देंगे हमारे फॉर्मूलाज के अंदर। तो यहाँ पर ए की वैल्यू आपकी आ जाएगी 105 डिवाइडेड बाय 5 इज़ इक्वल्स टू 21, और बी की वैल्यू आपकी आ जाएगी 4 डिवाइडेड बाय 40, सो ये आपका 0.1 आ जाएगा। ठीक है, तो आपके पास में अभी ए और बी की वैल्यू आ गई है, तो आप इस ए और बी की वैल्यू को सिंपली इस इक्वेशन के अंदर पुट करके लिख देंगे, यानी कि हो जाएगा वाई सी इज़ इक्वल्स टू 21 प्लस 0.1 एक्स। ठीक है, तो इसको एज इट इज़ लिख लीजिए। यहाँ पर 21 प्लस 0.1 एक्स, तो ये आपका यहाँ पर सेकेंड पार्ट भी कंप्लीट हो जाता है। अब आपको निकालनी है एस्टिमेटेड प्रोडक्शन। तो आपको सबसे पहले जो है एस्टिमेट करना था प्रोडक्शन फॉर द ईयर 1998। तो आप यहाँ लिख दीजिए एस्टिमेट प्रोडक्शन फॉर ईयर 1998। ठीक है, तो यानी कि आपको ये जो एक्स रिमेनिंग है अभी इस स्ट्रेट लाइन ट्रेंड इक्वेशन के अंदर से, उसके अंदर जो है एक्स आपको कैलकुलेट करने के लिए अब यहाँ पर 1998 का इस्तेमाल करना है, वो भी ईयर ऑफ ओरिजिन के साथ। तो आप यहाँ लिखेंगे एक्स इज़ इक्वल्स टू 1998 माइनस ईयर ऑफ ओरिजिन। ठीक है, अब 1998 को अगर आप ईयर ऑफ ओरिजिन जो कि 1995 है उससे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास 3 आ जाएगा। अब ये जो 3 है इसको आप एक्स की जगह पे पुट कर दीजिए, तो ये बन जाएगा y 1998। अब ये जो c है इसकी जगह पे आपको क्या लिखना है 1998, क्योंकि आप जो एस्टिमेशन निकाल रहे हैं वो 1998 के लिए निकाल रहे हैं। ठीक है, इज इक्वल्स टू 21 प्लस 0.1 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये बन जाएगा 21.3। ठीक है, अब हम एक बार ही देखेंगे अपने जो क्वेश्चन है उसको वापस से फ्लिप करके कि क्या हमें इस क्वेश्चन के अंदर कौन सी यूनिट्स दे रखी थी प्रोडक्शन के साथ में। तो हमें इस क्वेश्चन के अंदर कोई भी यूनिट नहीं दे रखी थी, सीधा आपको प्रोडक्शन बता रखा था। तो देखिए स्टूडेंट, जब भी हम कोई आंसर निकालते हैं तो उसके साथ में अगर हमारे को यूनिट्स गिवन होती है तो हमें उन रिस्पेक्टिव यूनिट्स को लिखना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। उसके अलावा अगर हम ऐसे ही आंसर को छोड़ देते हैं तो ये इनकम्प्लीट आंसर कहलाता है। अब क्योंकि हमारे को कोई यूनिट नहीं दे रखी थी तो हम यहाँ पर यूनिट्स ही लिख देते हैं। ठीक है, अब ये 1998 का तो मैंने आपको एस्टिमेट प्रोडक्शन बता दिया। अब आप लोग खुद एक बार ही करके देखिए कि 2000 का एस्टिमेट प्रोडक्शन कैसे होगा, मेरे साथ में ही करके देखिए। फॉर 2000, ठीक है, तो अब एक्स को पता करने के लिए आपको 2000 को सब्ट्रैक्ट करना है 1995 के साथ में, जो कि आपको 5 देगा। तो आपका y 2000 हो जाएगा 21 प्लस 0.1 मल्टीप्लाई बाय 5, जो कि आपको देगा 21.5 यूनिट्स। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल मेथड था ये, इसको यूज़ करना और भी ज़्यादा जो है फ़न वे है टू लर्न कि आप किस तरीके से ट्रेंड वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। तो आप लिख लीजिए कि जो ट्रेंड वैल्यू है आपकी ईयर 1998 की वो है 21.3 यूनिट्स और 2000 की है 21.5 यूनिट्स।